राजस्थान की राजनीति में इस समय एक नाम हर कुछ समय में चमक जाता है, चहक जाता है। वो नाम है नरेश मीणा। 7 महीने से ज़्यादा का समय उन्हें जेल में बंद हुए हो चुका। हर तरफ राजनीति में बवाल है, मीणा समाज में बवाल है, परिजन परेशान है कि आखिर एक थप्पड़ कब तक हमारे परिवार की खुशियों को लीरता रहेगा। हमारे साथ इसी मुद्दे पर बात करने के लिए मीणा समाज के ही मनोज मीणा मौजूद हैं, जो कि लगातार इस मामले से जुड़े हुए हैं और अब जयपुर में एक बड़े धरने की तैयारी में हैं। 30 तारीख, हम सभी जानते हैं कि 30 तारीख को वापस कोर्ट में सुनवाई होने वाली है और इस मामले में एक बड़ा फैसला आने की भी सुबह है। आखिर क्या होने वाला है 30 तारीख को, बात करते हैं हम मनोज मीणा से। मनोज जी देखो, ऐसा है बहुत लंबे समय से अभी तक भी समरावता गांव को और नरेश भाई को न्याय नहीं मिल पाया है। आज इन बातों को देखें तो 7 महीने से भी ज़्यादा का समय होने को आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार ने, पूरे शासन ने, प्रशासन ने नरेश को दमन करने का काम किया है, उनकी राजनीतिक हत्या करने का वो काम कर रहे हैं। इतना बड़ा भी ये मामला नहीं था कि 7 महीने तक उनको जेल में रखा जाए, और जब सब कुछ तय हो गया था कि उनकी ज़मानत में सरकार मदद करेगी, फिर भी मदद नहीं हुई और अब 30 तारीख को भी सुनवाई होने जा रही है। हमें उम्मीद है कि 30 को कोर्ट से राहत मिले, लेकिन कल 29 तारीख है और कल हम 29 तारीख को इसको लेकर मीटिंग करने जा रहे हैं कि अगर 30 तारीख को जमानत नहीं मिलती है, समरावता गांव को न्याय नहीं मिलता है, तो हम जयपुर में एक बड़ी महासभा का ऐलान करेंगे और इस बार बड़ी लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि बहुत लंबा समय हमको देखते हो गया। सरकार को बहुत लंबे समय से हम इंतज़ार कर रहे हैं कि अब सरकार अब छोड़ेगी, सरकार अब राहत देगी, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है कि सरकार नरेश का दमन करने का काम कर रही है और पूरे समाज में, सर्व समाज में एक आक्रोश है कि नरेश को क्यों इस प्रकार से दबाया जा रहा है, क्यों उनको परेशान किया जा रहा है, और लगातार जो चीज़ें हैं वो हम सबके सामने हैं। तो अब ये आर पार का बिल्कुल बच चुका है। मीणा समाज एक काफ़ी समृद्ध समाज के रूप में भी हम देखते हैं मीणा समाज को, कि उसके पास कोई ऐसी कमी महसूस नहीं होती। और आज के समय में अगर देखें तो मीणा समाज ब्यूरोक्रेसी हो चाहे और कोई भी फील्ड हो, उन सभी में लगातार आगे बढ़ रहा है। लेकिन राजनीति में अगर हम जाएं तो राजनीति में हम गिने चुने से नेता ही देखते हैं, कोई ऐसा नया नाम उभर कर नहीं आता, कोई युवा ऐसा नेता नहीं देखने को मिलता कि जो मीणा समाज का प्रतिनिधित्व कर रहा हो, मीणा समाज को वहाँ पर आगे बढ़ा रहा हो। इसका कुछ खास कारण? देखो, ऐसा है, जो पुराने लोग राजनीति में हैं वो चाहते हैं कि हमारा परिवार का दबदबा रहे, हमारा दबदबा रहे, तो नए लोगों को मौका देना नहीं चाहते हैं। ये बात सही है आपकी, और इसी के चलते कम लोग देखने को मिलते हैं युवा राजनीति में। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है, अब तो लोग आ भी रहे हैं और काफ़ी लोग मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। और आने वाले समय में आपको और भी लोग दिखाई देंगे पूरी ताकत के साथ, पूरी मजबूती के साथ में। और कहीं ना कहीं इसके पीछे चाहे बड़े ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे बड़े नेता हो, उनका ये रहता है कि हमें 60 साल नौकरी कर ले या उसके बाद राजनीति में आ जाएंगे। और जो बड़े नेता है उनको रहता है कि एक बार हम राजनीति कर ले फिर हमारा परिवार आ जाएगा। तो और लोगों को जो राजनीतिक संभावना है वो उनको वो कम करते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अब युवा किसी से नहीं रुकने वाला, और युवा पढ़ा लिखा है, युवा समझदार है, और अलग अलग मोर्चों पे, अलग अलग जगह, अलग अलग लेवल पर राजनीति में युवा अब प्रयास कर रहे हैं और युवाओं को राजनीति में आना चाहिए। अब समय युवाओं का है और युवा पूरी ताकत से आएंगे और बहुत सारे साथी हमारे राजनीति में आने वाले 5-7 साल में तैयार हो जाएंगे। और आने वाली विधानसभा 28 में और उससे आने वाली विधानसभा में आपको मीणा समाज हो चाहे अन्य समाज हो, सब में युवा ही दिखेंगे, क्योंकि अब युवाओं का बोलबाला है और युवा बढ़ चढ़ के हर चीज़ में हिस्सा ले रहे हैं और राजनीति में भी आ रहे हैं। आपने कहा कि कुछ बड़े नेता ऐसे हैं राजनीति के अंदर जो कि मीणा समाज के युवा जो हैं उनको आगे नहीं आने दे रहे हैं। इसके पीछे कोई खास नाम ऐसा लगता है? नहीं, मैंने ये कहा है कि बहुत सारे नेता हैं। हाँ, अब नाम तो मैं एक इंडिविजुअल लूँ तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि सबकी कार्यशैली एक जैसी है। कोई नहीं चाहता ना भाई, क्यों कोई गरीब का बेटा राजा बने। सब ये चाहते हैं कि अब हम राजा बन गए तो हमारा बेटा ही राजा बनेगा। तो कहीं ना कहीं ये जो परिभाषा है बदलनी चाहिए। एक अब आम गरीब किसान का बेटा भी विधायक बन सकता है, सांसद बन सकता है, मंत्री बन सकता है, और ये परिपाटी अब टूटनी चाहिए कि भाई फलाने
नेता का बेटा ही नेता बनेगा, तो ये नहीं होना चाहिए। हम तो डेमोक्रेसी में रहते हैं, डेमोक्रेसी में सबको राइट्स है आगे बढ़ने का, अपने हक अधिकारों को लेकर लड़ाई लड़ने का, और जो भी बनना चाहे वो बने। तो इसमें जो पुराने जो लोग हैं कहीं ना कहीं उनको समस्या रहती है कि हमारा राजपाट चला जाएगा, पुराने लोगों में एक बहुत बड़ा नाम है आपके किरोड़ी लाल मीणा, क्या कहीं नहीं ऐसा नहीं, मेरा मानना ये है कि कोई भी हो, तो बहुत सारे नेता हैं, और ये मीणा समाज में नहीं, ये सर्व समाज की समस्या है मैडम। आप मेरे को ये बताओ, कोई भी समाज की उठा के बात कर लो, किस समाज के बड़े नेता किसी समाज के युवाओं को बढ़ा रहे हैं क्या? किसी को नहीं बढ़ा रहे हैं। और एक नाम में लूँ तो ठीक नहीं होगा, सभी नामों के लिए मैं कह रहा हूँ और सभी नेताओं के लिए मैं कह रहा हूँ कि सारे नेताओं की धारणा विचारधारा एक जैसी है कि हमारे परिवार और हमारे लोग आगे बढ़ने चाहिए। बस आपके समर्थन में एक नाम लगातार खड़ा होता रहता है और नरेश मीणा के लिए भी लगातार खड़ा होता रहता है, वो नाम है हनुमान बेनीवाल। उन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही अपने बयान में कहा कि मीणा समाज में इस समय 2 सितारे चमक रहे हैं जो भविष्य में मीणा समाज का नाम आगे ले जाने वाले हैं। वो एक है नरेश मीणा और एक है मनोज मीणा। इसको किस तरीके से देखते हैं? देख, तो ऐसा है कि हनुमान बेनीवाल जी हमारे बड़े भाई है, और उनके साथ हम 60-70 दिन से शहीद स्मारक पर बैठ के संघर्ष कर रहे हैं और न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। और हनुमान बेनीवाल जी राजस्थान की राजनीति के बड़े चेहरा हैं, और वो हमको लड़ते हुए देखते हैं, संघर्ष करते हुए देखते हैं, तो उनको भी ये बात लगी होगी कहीं ना कहीं कि भाई ये बच्चे मेहनत कर रहे हैं और इस समय अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो उन्होंने इसी बात को देखते हुए शायद वो बयान दिया था। और बाकी मेरा मानना ऐसा है कि उनका प्रेम हमेशा हमारे ऊपर रहा है। नरेश भाई को भी उनका प्रेम मिला है, मेरे को भी उनका हमेशा प्रेम मिलता रहा है, और आने वाले समय में भी हम उनके साथ मजबूती से खड़े हैं। और जहाँ भी हनुमान बेनीवाल जी आवाज़ देंगे हम उनके साथ खड़े मिलेंगे। और न्याय की लड़ाई में जब भी वो कह देंगे कि मनोज ये करना है, ये लड़ाई लड़नी है, तो हम साथ बैठे ही है। अभी तो एसआई भर्ती का आंदोलन चल रहा है, एसआई भर्ती रद्द हो जाएगी, उसके बाद भी जहाँ हनुमान बेनीवाल जी पुकारेंगे हम एक आवाज़ में उनके साथ खड़े हो जाएंगे, क्योंकि वो एक ऐसे व्यक्ति है राजस्थान की राजनीति में, एक ऐसे लड़ाका है जो हर गरीब, किसान, शोषित, वंचित, पीड़ित की आवाज़ को उठाने का काम करते हैं। नहीं, बाकी जो नेता कांग्रेस बीजेपी के नेता है वो वहाँ एसीओ के रूप में बैठ के अपने आराम कर रहे हैं, अपना जीवन जी रहे हैं। लेकिन एक सांसद ऐसा भी है जो 65 दिन से शहीद स्मारक पर हमारे साथ बैठा है, और लगातार हम तो 5-6 साल से लड़ ही रहे, युवाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने देखा कि भाई मनोज लड़ रहा है, नरेश लड़ रहा है, तो ये अच्छा काम कर रहे हैं समाज में, समाज को दिशा दे सकते हैं। देखिए, तो संघर्ष की कहानी बहुत लंबी है। हनुमान बेनीवाल की भी संघर्ष की कहानी काफ़ी लंबी है। आप भी लगातार संघर्ष कर रहे हैं, दूसरी तरफ नरेश मीणा भी लगातार संघर्ष कर रहे हैं। 7 महीने का समय कोई छोटा समय नहीं होता, एक बहुत लंबा समय होता है। 7 महीने के अंदर उनका राजनीतिक करियर भी एक अलग रंग ले सकता था। लेकिन अगर हम आपको देखें कि नरेश मीणा और मनोज मीणा को देखें, तो क्या मीणा और जाट राजनीति मिलकर के राजस्थान में कुछ बड़ा रंग देने वाली है कि सियासत का कुछ अलग रंग भी आपको देखने को मिलेगा अगले चुनाव में? देखो, ऐसा है, हम सब समाज को लेके चल रहे हैं, ठीक है। जाट समाज भी हमारे साथ है, ठीक है, और भी समाज हमारे साथ है, तमाम समाजों को मिलके हम लड़ाई लड़ रहे हैं। जो भी अन्याय के खिलाफ लड़ेगा, चाहे किसी भी समाज का हो, उनको हम साथ लेके लड़ेंगे और बढ़ चढ़ के उनके लिए प्रयास करेंगे, उनके लिए लड़ाई लड़ी जाएगी। और सब ने अपने अपने लेवल पे संघर्ष किया है। हनुमान बेनीवाल जी ने, आप देखो कि 30-35 साल से लगातार एक लंबी राजनीति कर रहे हैं, राजस्थान में लंबा संघर्ष कर रहे हैं। नरेश भाई ने भी खूब लंबा संघर्ष किया है, हमको भी काफ़ी लंबा समय हो गया संघर्ष करते हुए। जिसने भी हमसे कहा कि हमारा ये काम है, हमें न्याय दिलाओ, तो हम उनके लिए बैठे, उनके लिए लड़ाई लड़ी। हमने कभी ये नहीं पूछा कि भाई आपकी जात क्या, आपका धर्म क्या है। जो भी आएगा हमारे साथ में उनको लेके चलेंगे। और हनुमान जी हमारे बड़े भाई हैं, उनके साथ हम मजबूती से खड़े हैं। अब वो तो आने वाले समय में देखेंगे कि कौन कौन साथ में आएंगे, क्या करना है। लेकिन अभी तो हमारा काम है कि न्याय की लड़ाई को मजबूती से लड़े। और कल की जो मीटिंग होगी हमारी अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी झालाना में 1 बजे, वो समरावता प्रकरण और नरेश भाई को लेकर है। और इस मीटिंग में राजस्थान के कोने कोने से युवा साथी पधारेंगे और सरकार को एक मैसेज देने का काम करेंगे कि 7 महीने से आपने जो नरेश भाई को अंदर रखा हुआ है, आपने समरावता गांव के लोगों को न्याय नहीं दिया है। अगर आप हमारी मांगों को नहीं मानते हो तो 15 दिन के बाद हम एक बड़ा ऐलान करेंगे जयपुर में, और जयपुर की सड़कों पर राजस्थान का युवा बड़ी संख्या में निकलेगा और सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ने का काम करेगा। समरावता कांड
समरावता में एक थप्पड़, जिसकी गूंज पिछले 7 महीने से लगातार राजस्थान की राजनीति में गाहे बगाहे गूंजती ही रहती है। अब इस गूंज को 30 तारीख को शायद विराम मिल जाए, कि 30 तारीख को शायद नरेश मीणा को रिहाई मिल जाए, क्योंकि रिहाई का सफ़र काफ़ी लंबा हो चुका है। लगातार कभी कहा जाता है कि अब रिहाई मिल जाएगी, अब इस केस पर फैसला आ चुका है, लेकिन फिर भी वो 4 केस आज भी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। क्या लगता है आपको 30 तारीख को कोई बड़ा फैसला नरेश मीणा के हक में सरकार देगी? देखो, हमको उम्मीद है कि 30 तारीख को इसमें राहत मिलनी चाहिए और नरेश भाई के पक्ष में फैसला आना चाहिए, जिससे वो बाहर आ सके। और सरकार देखो कहीं ना कहीं षड्यंत्र करने का काम कर रही है, सरकार परेशान करने का काम कर रही है। और ये वही भजन लाल सरकार है, जब उस समय मार्च में एक ऐलान किया गया था विधानसभा कूच का, तो नरेश जी के पिताजी को भजन लाल जी ने बुला के कहा था कि मैं गोवर्धन महाराज को मानता हूँ, और उनकी तरफ हाथ करके उन्होंने कसम खाई थी कि मैं आपके बेटे को 1 महीने में बाहर निकाल दूंगा। लेकिन अभी तक भी देखो उनका बेटा बाहर नहीं आया। उसी समय पर कहा गया था कि विधानसभा घेराव होगा, और विधानसभा घेराव से ठीक पहले सरकार की तरफ से कहा गया था, सीएम भजनलाल शर्मा की तरफ से कहा गया था कि मैं इस मामले में संज्ञान लूंगा और जल्द से जल्द नरेश मीणा बाहर होगा। लेकिन उसके बाद भी अब तक इतना लंबा समय निकल गया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। देखो ऐसा है, सरकार ने नरेश जी के पिताजी को ठगने का काम किया है, एक बुजुर्ग पिताजी को धोखा देने का काम किया है, जो कह रहे थे कि हम तो आपके बच्चे से प्रेम करते हैं, आपके बच्चे को बाहर लाएंगे, राजनीति में मदद करेंगे। भजन लाल जी, आप मदद तो छोड़ो, आप नरेश भाई की हत्या करने में लगे हो, क्योंकि इतने दिनों से आपने उसे जेल में बंदी बनाए रखा हुआ है। लोग बड़े बड़े मुकदमों में बाहर आ जाते हैं, महीने 2 महीने में बड़ी बड़ी धाराओं में बाहर आ जाते हैं। कोई ये इतना तो है नहीं कोई बहुत बड़ा कांड हो गया हो, और वो तो उन हालात उन परिस्थितियों में हुआ जब एसडीएम गलत तरीके से वोट डलवा रहे थे फर्जी। तो कहीं ना कहीं ये नहीं होना चाहिए, और अब भजन लाल जी को ये तय करना चाहिए कि अब समाज का जो रोष है वो बढ़ता जा रहा है, और 30 तारीख को जमानत नहीं होती है तो भजन लाल जी की सरकार का विरोध राजस्थान में शुरू हो जाएगा। मीणा समाज में तो विरोध होगा ही, अन्य समाज के लोग भी विरोध करेंगे, क्योंकि नरेश भाई ने और हमने मिलके सर्व समाज की लड़ाई लड़ी है। हमने आज तक किसी भी आंदोलन में किसी से ये नहीं कहा कि आप कौन सी जाति से आए हो, तो सब समाज के लोग चाहते हैं कि नरेश भाई को रिहा किया जाए। और समरावता गाँव जो आगजनी में झुलस गया, कितने लोग उसमें परेशान हुए, कितनी हिंसा हुई, घरों में घुस घुस के महिला बुजुर्ग बाल बच्चे सबको पीटा गया, मारा गया, मुकदमे लगाए गए, वो सारे मुकदमे वापस हो, उस गांव को मुआवजा मिले, उस गांव के लिए जो भी सरकार कर सके वो करे, पूरी जांच हो, और जो अधिकारी दोषी है उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं अब समय आ गया है कि इस मुद्दे में न्याय मिले, और अब अगर न्याय में देरी होती है तो भजनलाल सरकार के लिए ये नुकसानदायक होगा, क्योंकि अब जन आक्रोश पैदा हो रहा है, नुकसानदायक है, जन आक्रोश पैदा हो रहा है, इतने समय से जन भावनाओं के साथ में खिलवाड़ हो रहा है। लेकिन अगर आज की स्थिति देखें तो क्या ऐसा नहीं लगता कि सिर्फ बीजेपी ही नहीं, कांग्रेस भी कोई खास इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है कि नरेश मीणा को बाहर आ जाना चाहिए? नहीं, कांग्रेस तो कहीं भी ध्यान नहीं दे रही ना, कांग्रेस तो ध्यान कहाँ दे रही है। कांग्रेस तो क्या लगता है ऐसा कि बीजेपी और कांग्रेस मिलकर के नरेश मीणा को बंद करके रखना चाहती है? नहीं, कांग्रेस और बीजेपी तो दोनों किसी भी मुद्दे पे मिले हुए हैं साथ में। पेपर लीक पे देख लो, पेपर लीक पे कांग्रेस के समय पेपर लीक हुए, बीजेपी ने कुछ नहीं करा, दोनों बैठे हैं आपस में, कोई कुछ नहीं कर रहा। कोई मुद्दा हो, नरेश का मुद्दा हो, चाहे समाज के अन्य मुद्दे हो, कहाँ पे लड़ रहे लोग? विपक्ष में तो हम ही लड़ रहे हैं ना, कहाँ लड़ रही है कांग्रेस? कांग्रेस तो 1.5 साल में कितने आंदोलन करें। हाँ, कांग्रेस ट्विटर पे अच्छा लड़ रही है, ट्वीट वगैरह वो ठीक कर रहे हैं, वहाँ पे उनका ठीक चल रहा है, लेकिन सड़कों पे कांग्रेस को आना चाहिए। एक अच्छे लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका बड़ी अहम होती है, महत्वपूर्ण होती है, और इस समय विपक्ष गायब है। विपक्ष को भी सवाल उठाना चाहिए कि समरावता गांव को न्याय क्यों नहीं मिला, और एक नरेश जो नई राजनीति का चेहरा है, उन्हें इतने लंबे समय तक जेल में क्यों रखा जा रहा है, क्यों उनकी जमानत नहीं हो रही है, सरकार क्यों उनसे दुश्मनी निकाल रही है, क्यों उनके परिवार को परेशान किया जा रहा है, न्याय के लिए दर दर की ठोकर खा रहे हैं। कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है अगर विपक्ष अब तक सड़कों पे होता तो नरेश भाई भी बाहर आ जाते, समरावता गांव को साफ तौर ये साफ है कि अगर कोई भी ऐसा बड़ा नाम नरेश मीणा के साथ में जुड़ता, क्योंकि हमेशा यही देखा गया है कि कोई भी ऐसा बैक सपोर्ट मिलता है तो बहुत जल्दी रिहाई भी हो जाती है ऐसे मामलों में किसी भी राजनेता को। हम अगर देख रहे हैं 30 तारीख को जो फैसला आने वाला है, अगर 30 तारीख को फैसला नरेश मीणा के पक्ष में नहीं आता तो आप एक बड़े धरने की तैयारी कर रहे हैं। क्या इस सारे धरने के अंदर आपको नरेश मीणा के परिवार का सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि उनका बेटा भी नरेश मीणा अपने पिता की लड़ाई के अंदर लगातार सड़कों पर उतरा हुआ है? नहीं, अभी उनके जो पिताजी है उनसे हमारी बात हुई है कल,
वो कल मतलब आज जयपुर शाम को पहुंच जाएंगे, तो आज जयपुर भी हमें वो मिलेंगे। उन्होंने कहा है कि आप अच्छा काम कर रहे हो, अच्छी लड़ाई लड़ रहे हो, और जो मदद कर सकते हो आप करो। और हमने भी उनको भरोसा दिलाया है कि हम इसमें आपकी पूरी मदद करेंगे, जो बनेगा वो करेंगे, आप चिंता मत करो। सरकार ने भले ही आपका विश्वास तोड़ा हो, लेकिन हम आपका भरोसा नहीं तोड़ेंगे, आप निश्चिंत रहिए। और जल्द से जल्द आपके बेटे को भी न्याय मिलेगा और समरावता गांव को भी न्याय मिलेगा। और तमाम युवा, तमाम सर्व समाज के लोग, पूरे समाज एकजुट हैं और इस बार बड़ी मजबूती के साथ में भजन लाल सरकार से सवाल पूछेंगे। अभी तक तो क्या है कि समाज ये देख रहा था कि भजन लाल जी ने जो भरोसा दिया है वो पूरा होता है कि नहीं होता। एक बारी तो विधानसभा कूच का बोला था, उसके बाद तो कोई धरना नहीं हुआ, कोई कूच नहीं हुआ, मतलब बहुत बड़ी लड़ाई नहीं लड़ी गई। लेकिन अब समय बड़ी लड़ाई लड़ने का है, अब ऐलान बड़े आंदोलन का है। और अब ये आगाज है इस लड़ाई का कि अगर जमानत नहीं होती है 30 तारीख को, तो एक बड़ी रणनीति के साथ में बड़े धरने की, बड़े रैली की, बड़ी महासभा की हम तैयारी कर रहे हैं। और कल की मीटिंग हमने समाज के, सर्व समाज के युवाओं को, बुजुर्गों को, सबको बुलाया है और वो मीटिंग करके सरकार को मैसेज देंगे, या तो 30 तारीख को नरेश पे जो मुकदमे चल रहे हैं उनमें राहत मिले और उनकी जमानत हो, समरावता गांव को न्याय मिले, और नहीं तो हम रूपरेखा तैयार करके आगे की लड़ाई लड़ेंगे। आप रूपरेखा तैयार करेंगे, आगे की लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन इस सब में एक बड़ा सवाल आता है कि इससे पहले भी विधानसभा घेराव की बात हुई थी, जयपुर में एक बड़ी रैली की बात हुई थी, उससे पहले ही सरकार की तरफ से इतने पुख्ता बंदोबस्त कर दिए गए और साथ ही साथ परिजनों के साथ में मिलकर के बातचीत भी कर ली गई। जब अब तक वो धरने कामयाब नहीं हो सके जिनको बड़े नेताओं का भी सपोर्ट था, तो आपको क्या लगता है कि आपके धरने को करने दिया जाएगा? सरकार की तरफ से कोई पाबंदी नहीं आएगी? नहीं, देखो ऐसा है, सरकार तो अपने प्रयास करती है आवाज़ दबाने का, रोकने का, वो करे। लेकिन इस बार समाज में एक रोष है, युवाओं में एक आक्रोश है, एक गुस्सा है कि इतने दिनों के बावजूद भी गांव को न्याय नहीं मिला, नरेश भाई को न्याय नहीं मिला। तो अब हमारे लोग चुप नहीं बैठेंगे मैडम। अब सरकार चाहे कुछ भी करे, हम उनके भरोसे को देख रहे थे, उन्होंने समय लिया था कि हम न्याय दे देंगे 1 महीने के अंदर। अब उनका तारीख भी निकल गई, डेडलाइन भी निकल गई, और इस बार लोग रुकेंगे नहीं, चाहे सरकार अपने बंदोबस्त पूरे कर ले, चाहे सरकार और भी बंदोबस्त कर ले। लेकिन इस बार युवाओं में बड़ा गुस्सा है, बड़ा आक्रोश है, और ये एक अब जन क्रांति है, ये एक जन आगाज है और आर पार की लड़ाई है। मैं बीच में आपको एक बार रोकूंगी। 7 महीने का समय हो गया। मीणा समाज का ही लड़का है नरेश मीणा, और मीणा समाज का ही लड़का है मनोज मीणा, और दोनों ही राजनीति से जुड़े हुए हैं। तो 7 महीने का लंबा समय लगा आपको नरेश मीणा तक आने में? ना, ऐसा है मैडम, 7 महीने तक का लंबा समय नहीं लगा। बिल्कुल सही बात है कि मैं भी मीणा समाज से आता हूँ, नरेश भी हमारे समाज से है, और दोनों भाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब भजन लाल जी ने नरेश के पिताजी को बुला के ये कहा कि आपके बेटे को मैं न्याय दूंगा, जब भजन लाल जी ने उनको बुलाया तो उन्हें भरोसा दिया, और नरेश जी के पिताजी ने उस समय कहा कि हमें शांति रखनी है, सरकार मदद कर रही है, भजन लाल जी मदद कर रहे हैं, तो हमें भरोसा करना पड़ा। और हमने भजन लाल सरकार पे भरोसा करा, और जो समझौता हुआ, जो बात हुई, उस पर भरोसा करा। लेकिन वो समझौता टूट गया, वो बात खत्म हो गई, वो भरोसा खत्म हो गया। तब हमें लगा कि अब ये हद से ज़्यादा हो गया, और अब सरकार नरेश के साथ में गलत कर रही है, षड्यंत्र करके इसकी राजनीति को ख़त्म कर रही है। और अब समय आ गया कि सड़कों पर निकला जाए और अब आर पार की लड़ाई लड़ी जाए। कब तक हम हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे? समाज के तमाम युवा, तमाम लोग मेरे से बहुत लंबे समय से, जब से ये प्रकरण हुआ, इनका भरोसा ख़त्म हुआ कि अब हम मदद नहीं करेंगे, तो लोगों ने कहा कि अब हमको एकजुट होना चाहिए और इसमें आर पार की लड़ाई लड़नी चाहिए। और तमाम लोग हम एकजुट हैं और पूरी ताकत के साथ आपके साथ में लोग जुड़ने वाले हैं? नहीं, पूरे राजस्थान से सारे लोग आएंगे। अभी तो हमने एक मीटिंग रखी है कल, और कल की मीटिंग में सब जगह से लोग आएंगे, जाजम पे बैठ के चर्चा करेंगे सबके साथ में, और हम ये डिसाइड करेंगे कि आगे की रूपरेखा, आगे की रणनीति, आगे की गुणागणित क्या होगी, और कैसे इस लड़ाई को मुकम्मल मकाम देंगे, कैसे इस लड़ाई को आगे लड़ा जाएगा। सबके साथ रूपरेखा बनाएंगे। और ये कोई अकेले कोई मनोज मीणा की लड़ाई नहीं है, ये राजस्थान के तमाम युवाओं की लड़ाई है। हो सकता है कल के दिन ये पुलिस मेरे को जेल में डाल दे, फिर मेरे लिए कौन लड़ेगा? कल के दिन हो सकता है और किसी को जेल में डाल दे, उसके लिए कौन लड़ेगा? तो कहीं ना कहीं मेरा मानना ये है
कि लोकतंत्र में इस प्रकार से अगर दमन किया जाएगा लोगों का तो वो ठीक नहीं है, और इस अन्याय के खिलाफ सबको एकजुट होकर और पूरी ताकत के साथ में लड़ना चाहिए, और तमाम लोग हमारे एकजुट हैं और 36 कौम इसमें साथ है। फर्स्ट ग्रेड की लड़ाई भी लड़ी, हाँ। फर्स्ट ग्रेड की लड़ाई काफ़ी लंबी लड़ी आपने, और आंसू भी निकल गए उस लड़ाई के दौरान आपके कि किस तरीके से युवाओं की बात सरकार तक नहीं जा रही। एग्ज़ाम शुरू हुआ तब तक यही लगा कि सरकार ने बात नहीं मानी, लेकिन फिर भी जो सब्जेक्ट क्लैश हो रहे थे उनके ऊपर बाद में संज्ञान लिया गया, उनकी डेट शीट भी बदली गई। तो क्या ऐसा लगता है आपको कि सरकार बिल्कुल नहीं सुनती है? सरकार सुनती है। नहीं, ऐसा है मैडम, देखो मैं गरीब घर से आता हूँ, किसान के घर से आता हूँ, तो एक बेरोजगार युवाओं की पीड़ा को मैं समझता हूँ। मेरी भावना सीधी उनके हृदय से जुड़ी हुई है, उनके मन से जुड़ी हुई है, और मैं जानता हूँ कि एक बेरोजगार युवा कितनी पीड़ाओं में, कितनी समस्याओं में, किन हालातों में रह के यहाँ तैयारी करता है, संघर्ष करता है, और जब उसको सही तरीके से मौका नहीं मिलता, सही तरीके से उसे आगे नहीं आने दिया जाता, और जब सरकारें नहीं मानती है तो उनका दुख है। वो जब उस दिन मेरा बाहर आया, और वो एक अंदर आत्मा से निकली हुई आवाज़ थी, और जो सच्चाई है कि सरकार के में बैठे लोग और सरकार में बड़े नेता, बड़े अधिकारी बेरोजगारों को नहीं सुनते हैं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मैडम, क्योंकि इनके बच्चे, इनके परिवार के लोग तो तैयारी नहीं करते हैं, तो गरीब किसान के बच्चे तैयारी करते हैं, और सरकार ने नहीं मानी हमारी मांग मैडम। हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट लड़े, सरकार के डंडा करवाया, और वहाँ से मांग मनवाई। आरपीएस ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था कि आंदोलन करने वाले लोग, कुछ लोग हैं, ये लोग अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। मेरा कौन सा स्वार्थ सिद्ध हो रहा था आंदोलन से? मैं तो उन युवाओं की लड़ाई लड़ रहा था जो परेशान थे, जो दुखी थे, जो सिस्टम से परेशान हो रहे थे। अब भी सरकार यही कह देगी कि आप तो अपनी खुद की लड़ाई लड़ रहे हैं। नहीं, सरकार सुनो, सरकार कुछ भी कहें, लेकिन न्याय की लड़ाई तो हमें लड़नी पड़ेगी ना। सरकार के कहने से क्या हो जाएगा? हम भी तो कह रहे हैं कि सरकार कुछ नहीं कर रही, तो कहीं ना कहीं हम न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, और सरकार में बैठे लोगों को ये समझना चाहिए कि अगर ये न्याय की लड़ाई में मदद नहीं करेंगे तो 3 साल बाद आएंगे तो हमारे पास ही वोट मांगने। युवा कह देंगे कि तुमने हमारी जब मांगों को नहीं माना, हमारी पीड़ा को नहीं समझा, अब हम क्यों समझेंगे? मैं कह रहा हूँ अगर ऐसे ही चलता रहा तो 3 साल बाद राजस्थान में बहुत बुरे हालात होंगे, और बीजेपी की 50 सीट भी नहीं आएंगी, क्योंकि इन्हें मुँह की खानी पड़ेगी। जैसे आरपीएससी और वजनलाल सरकार ने फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम की पोस्टपोन की मांग को लेकर मुँह की खाई है ना, ऐसे चुनाव में भी मुँह की खाएंगे। हमने इनसे मांग करी थी कि जो एग्जाम टकरा रही है उन्हें आप आगे बढ़ाओ। इन्होंने हमारी मांगों को दरकिनार करा, नहीं माना। आरपीएससी ने भी नहीं माना, सरकार ने भी नहीं माना, और हम सुप्रीम कोर्ट गए और इनको हमने हराया, इन पर डंडा पड़ा, और बाद में जाके इन्होंने कहा कि हम पे गलती हो गई, आप सही कह रहे थे, हमें मांग माननी चाहिए थी, और अब बताओ, अब कह रहे कि मनोज मीणा ने हमें हरा दिया। तो ऐसा काम ही क्यों करते हो? चलते चलते एक सवाल और आपसे करूं कि कंवर लाल ने अपना जो एक दया याचिका है वो डाली है। हम कुछ समय पहले ये सवाल उठ रहा था कि अगर ये चुनाव जो रद्द होते हैं तो उसके बाद में नरेश मीणा को वहाँ पर एक अच्छी विधायक वो बन सकते हैं वहाँ पर। तो क्या लग रहा है ये दया याचिका भी कोई बीजेपी का नया स्टंट है जिससे नरेश मीणा को दबाया जा सके? नहीं, ये इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन आप बता रहे हो कि ऐसी कोई दया याचिका आई है राजपाल जी के पास में शायद, है ना? तो देखो ऐसा है, अब वो तो समय परिस्थितियों पर निर्भर करेगा कि राजपाल जी का निर्णय क्या होता है, और कुंवरपाल जी वाले मामले में आगे किस प्रकार की कार्रवाई होगी, और उन्हें क्या उसमें न्याय मिलेगा नहीं मिलेगा। तो अभी इसके बारे में कहना जल्दबाजी है, लेकिन अभी हमारी प्राथमिकता ये है कि नरेश कैसे भी करके जेल से बाहर आए, बाकी और सेकेंडरी बातें। तो ये थे हमारे साथ मनोज मीणा, जो लगातार मीणा ही नहीं हर युवा की आवाज़ बन रहे हैं। राजस्थान के अंदर अगर कोई मीणा समाज में नाम उभर रहा है तो वो मनोज मीणा को देखा जा रहा है। क्या होता है 30 तारीख को? क्या नरेश मीणा बाहर आते हैं, या वाकई जयपुर एक नई राजनीति का अड्डा बनने वाला है? क्योंकि जयपुर के अंदर एक बड़ी रैली, बड़ा धरना वापस पसरने वाला है और होने वाला है सरकार के सामने। मॉर्निंग न्यूज़ इंडिया, अंबिका, नमस्कार। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज़ इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।